नमस्कार व्यूअर्स, मेरा नाम है क्रिस और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल थिंक एजुएरा पर और मेरे फेसबुक पेज @थिंक एजुएरा लर्निंग पर। व्यूअर्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम हैं अपने होम पेज पर। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। व्यूअर्स, अपने चैप्टर 0 में हमने कवर किया था स्किल फ्रेमवर्क पर, जिसमें हमने बात की थी कि हमने किस तरह से अपने स्लोगन को लर्निंग मेड सिंपल को यूज करते हुए एक फ्रेमवर्क डेवलप किया है जिसका नाम है स्किल फ्रेमवर्क। और इस फ्रेमवर्क को हम अपने आने वाली हर एक सीरीज में डिस्कस करेंगे दोस्तों, और इसको अपने वीडियो का पार्ट रखेंगे ताकि आपको कभी भी अगर इसे रिकैप करने की जरूरत हो तो आप वीडियो को पॉज करके इसे देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपनी लर्निंग सीरीज के चैप्टर 1, और इसमें हम आज आप बात करेंगे आपसे कंप्यूटर के बारे में। जब मैं कंप्यूटर को रेफर करूंगा दोस्तों, तो आप मान के चलिए कि मैं लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर इवन के आपके मोबाइल को भी उसमें इन्वॉल्व करके चल रहे हैं। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे कंप्यूटर्स और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। चाहे वो कंपोनेंट्स टेंजिबल कंपोनेंट्स हो, इंटेंजिबल कंपोनेंट्स हो, विजिबल कंपोनेंट्स हो, इनविजिबल कंपोनेंट्स हो। तो दोस्तों, जब हम किसी कंप्यूटर मशीन के बारे में, एक वर्केबल मशीन के बारे में बात करते हैं, तो हम उसके ओवरऑल पर्सपेक्टिव को उसमें इन्वॉल्व करके चलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अगर मैं बात कहूँ तो किसी भी कंप्यूटर में मेनली तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट को कहते हैं हार्डवेयर, दूसरे कंपोनेंट को कहते हैं सॉफ्टवेयर, और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है नेटवर्क, जो आज की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन तीनों कंपोनेंट को जब हम मिलाते हैं तो हमारी एक फंक्शनल मशीन, एक कंप्यूटर तैयार होता है जिसे हम विभिन्न प्रयोगों में ला सकते हैं। तो दोस्तों, एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हार्डवेयर पर। तो दोस्तों, आपके कंप्यूटर में जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स लगे होते हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि जो भी कंपोनेंट्स आपको दिखते हैं, आप उन्हें टच कर पाते हैं, आप उन्हें छू सकते हैं और छू कर महसूस कर सकते हैं, वो टेंजिबल कंपोनेंट कहलाते हैं। तो जितने भी फिजिकल कंपोनेंट, जितने भी टेंजिबल कंपोनेंट्स आपके कंप्यूटर में लगे होते हैं, उन्हें हम हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। अगर हम कंप्यूटर के हार्डवेयर को थोड़ा-सा डिस्क्राइब करें, तो कंप्यूटर के हार्डवेयर को हम मुख्यतः 3 भागों में बाँट कर देख सकते हैं। पहली चीज़ होती है सीपीयू। दोस्तों, जब आप पुराने डेस्कटॉप में देखते थे तो एक डिब्बे के आकार का एक उसमें आता था जिसको हम सीपीयू के नाम से अलग से जानते थे, क्योंकि उसी में उसका प्रोसेसर, उसकी मेमोरी, चाहे वो रैम हो या रोम हो या उसका पूरा का पूरा प्रोसेसर चिप्स हो, वो उसमें लगा होता था, तो उसे हम कहते थे सीपीयू। लेकिन अगर आप हम मॉडर्न कंप्यूटर की बात करें, लैपटॉप्स की बात करें, तो इसमें आपको ये अलग से कुछ नज़र नहीं आता, सिर्फ़ एक स्क्रीन नज़र आती है और आपको एक पैनल नज़र आता है, कीबोर्ड नज़र आता है। और उस कीबोर्ड के नीचे अगर आप देखें, अगर आप पैनल को अपने आप कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं और उसे आप ओपन करेंगे, तो आपको सारे के सारे कंपोनेंट्स इसी में नज़र आएँगे। तो पहली जो इसमें जो हार्डवेयर को जो हम 3 पार्टों में बात करने की, 3 पार्ट्स में डिवाइड करने की बात कर रहे थे, तो हम इसे कर सकते हैं सीपीयू में, दूसरा पार्ट्स होता है मेमोरी, और तीसरा हम कह सकते हैं इनपुट, आउटपुट या कॉमन डिवाइसेस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सीपीयू के बारे में। सीपीयू क्या होता है? दोस्तों, जिस तरीके से अगर हम मैं बात करूँगा, मैं कंप्यूटर को एक ह्यूमन से कंपेयर करके चलूँगा यहाँ पर। जिस तरह से ह्यूमन की बॉडी है, जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है ह्यूमन का, हाँ, वो इसी तरीके से कंप्यूटर का एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उसके फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, जिनको हम हार्डवेयर कहते हैं। जिस तरह से ह्यूमन बॉडी प्राण के बिना निर्जीव हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है और वो किसी काम की नहीं होती, उसी तरीके से कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है, वो सॉफ्टवेयर के बिना निष्क्रिय रहता है, किसी काम का नहीं रहता। जब तक उसमें हम सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे, और सॉफ्टवेयर भी कई तरह के होते हैं दोस्तों, हम बात करेंगे इसके बारे में आगे। तो जो अभी हम बात कर रहे थे हार्डवेयर कंपोनेंट में, पहले कंपोनेंट सीपीयू के बारे में। तो सीपीयू क्या है? सीपीयू को आप ह्यूमन बॉडी में आप ब्रेन से
कनेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से ह्यूमन बॉडी में ब्रेन होता है, यानी कि जो ह्यूमन की जो जितनी भी एक्टिविटी है वो किसके थ्रू प्रोसेस होती है, ब्रेन के थ्रू प्रोसेस होती है। इसी तरीके से कंप्यूटर में हार्डवेयर में जो सीपीयू होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन है, उसी के अंदर उसके सारी प्रोसेसिंग पावर होती है दोस्तों। दूसरी चीज, इसमें जब हम मेमोरी की बात करते हैं, जैसे हम ह्यूमन ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन ब्रेन खाली प्रोसेसिंग करने का काम नहीं करता। वो प्रोसेसिंग किसको करता है, हमारी मेमोरीज को प्रोसेस करता है, हमारी आइडेंटिफिकेशन जो हमारी पुरानी उसमें जितनी भी मेमोरीज हैं उन मेमोरीज को प्रोसेस करके, जैसे कि लेट से आप किसी अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं, तो आप मार्केट में भी अगर आपको अपना फ्रेंड दिखता है तो आप उसे पहचान लेते हैं, क्योंकि आपके कंप्यूटर ने, आपके ब्रेन ने उस व्यक्ति की फोटो को अपने ब्रेन में, अपनी मेमोरी में सेव करके रखा हुआ है। और जैसे ही वो बंदा आपको दिखता है वो अपनी मेमोरी से प्रोसेस करता है और वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि अरे ये तो मेरा फ्रेंड है। इसी तरीके से कंप्यूटर में भी मेमोरी होती है और उस मेमोरी के बेस पर ही वह प्रोसेस करता है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में है, ह्यूमन में सेंसिटिविटी होती है, इमोशंस होते हैं उसकी मेमोरी के अलावा। और ह्यूमन जो भी चीज को प्रोसेस करता है, ह्यूमन का ब्रेन जो भी चीज प्रोसेस करता है वो अपनी सेंसिटिविटी और इमोशंस को इन्वॉल्व करके करता है। लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है, हमारा कंप्यूटर के अंदर सेंसिटिविटी और इमोशंस नहीं होते दोस्तों। और जब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तब हम बात करेंगे कि हमने कुछ ना कुछ सेंसिटिविटी या कुछ ना कुछ इमोशनलिटी उस कंप्यूटर को दे दी है। लेकिन अगर एक हम सिंपल कंप्यूटर की बात करें, तो बेसिक डिफरेंस ह्यूमन प्रोसेसिंग, माइंड प्रोसेसिंग में और कंप्यूटर के सीपीयू प्रोसेसिंग में ये एक बड़ा डिफरेंस है कि कंप्यूटर के अंदर कोई सेंसिटिविटी या इमोशनल नहीं होती। जो भी प्रोसेसिंग पावर हमने उस कंप्यूटर में डाली हुई है, पहले से फिट की हुई है, जो मैनुअल इंटेलिजेंस हमने उसे दी हुई है, वो सिर्फ उसी के बेस पे काम करता है। जबकि ह्यूमन ब्रेन में आपके इमोशनल और सेंसिटिविटी भी काम करती है। अब हम बात कर रहे थे दोस्तों मेमोरी की। तो जिस तरह से ह्यूमन, जैसे हम अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में सोच रहे होते हैं, किसी पर्टिकुलर इवेंट के बारे में सोचते हैं, तो हमारे ब्रेन में वही चीज एक्टिवेट होती है। बाकी सारी मेमोरीज बैकएंड में रहती हैं, कहीं और स्टोर्ड रहती है। लेकिन जब दिमाग किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सोचता है, तो वो मेमोरी उठ के हमारे ब्रेन में आ जाती है, एक्टिव पार्ट्स में आ जाती है, ताकि हम उस सब्जेक्ट के बारे में या उस टॉपिक के बारे में एनालाइज कर पाए। सेम इसी तरीके से हमारे कंप्यूटर में भी दो तरह की मेमोरी होती है। एक मेमोरी जो हमारे जो है डेटा को, इंफॉर्मेशन को, एप्लीकेशंस को सेव करके रखती है और वो उसमें परमानेंटली सेव रहते हैं, उसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, यानी कि रोम। इसके अलावा भी, जिस तरह से मैंने अभी ह्यूमन ब्रेन की बात की, इसी तरह से कंप्यूटर में भी प्रोसेसिंग के वक्त रोम चूंकि एक जो है परमानेंट मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है परमानेंट, यानी जब हम अपने सिस्टम को पावर से हटा देते हैं या उसकी उसको स्विच ऑफ कर देते हैं, वो मेमोरी तब भी उसमें बनी रहती है। और जब नेक्स्ट टाइम आप अपने कंप्यूटर को ओपन करते हैं, कोई फाइल आपने सेव कर रखी है, आप उसको ओपन करेंगे तो वो फिर दोबारा से आपको खुल जाती है, वो मेमोरी में परमानेंटली सेव रहती है। इसी का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। यानी कि वो रीड ओनली मेमोरी है, उससे आप रीड कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, लेकिन वो नॉन वोलेटाइल है। वो वोलेटाइल नहीं है, वो खत्म नहीं होती है कंप्यूटर को बंद करने या स्विच ऑफ होने के बाद। जैसे कंप्यूटर को ऑन करेंगे वो दोबारा से आपके सामने आ जाएगी। लेकिन एक दूसरी और मेमोरी की, जिस तरह से हमारे ब्रेन को जिस भी सब्जेक्ट को, जिस टॉपिक को हम प्रोसेस करते हैं उसके बारे में हम सोचते हैं, इसी तरीके से सीपीयू को किसी भी चीज को जब प्रोसेस करना होता है तो उसको रोम से उठाकर रैम में लाना पड़ता है। और कंप्यूटर में ये दूसरी टाइप की जो मेमोरी, जो सपोर्टिव मेमोरी है, जो वॉलेटाइल मेमोरी है, जो टेम्परेरी मेमोरी है, उसको कंप्यूटर यूज करता है प्रोसेसिंग के दौरान, क्योंकि उस समय उस कंपोनेंट की, उस कंप्यूटर के उस पार्ट की, उस एप्लीकेशन की उसको ज़रूरत होती है जिसके बेस पे वो प्रोसेसिंग करता है। और वो उतने समय के लिए ही उसको यूज़ करता है और उसके बाद उसको रैम से हटा देता है या फिर राइट बैक कर देता है रोम के अंदर फॉर फ्यूचर पर्पस के यूज़ के लिए। या फिर अगर वो टेम्परेरी प्रोसेसिंग के लिए था तो उसको प्रोसेस करने के बाद दूसरे कंपोनेंट वहाँ आ जाते हैं और वहाँ से वो हट जाती है। तो रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपको इसके बारे में यही याद रखना है कि ये वोलेटाइल मेमोरी होती है और वोलेटाइल मेमोरी का मतलब है कि ये टेम्परेरी है।
कुछ समय के लिए ही प्रोसेस के लिए यूज होती है और उसके बाद ये फिर खाली हो जाती है और दूसरी प्रोसेसिंग के लिए तैयार हो जाती है। जबकि जो रोम है, जो रीड ओनली मेमोरी है, वो परमानेंट काइंड की मेमोरी होती है, वो नॉन वोलेटाइल होती है और इसको हम कभी भी प्रयोग में कर सकते हैं। लेकिन इसका एक ये, अगर हम डिमेरिट की बात करें तो रैम रैम के मेरिट ये है क्योंकि वो टेम्परेरी यूज होती है, वो फिर दोबारा से प्रोसेसिंग के लिए उतनी की उतनी ही खाली हो जाती है और हमसे दोबारा से यूज कर सकते हैं। लेकिन रोम में क्या होता है कि रोम में चूंकि डेटा या जो भी इंफॉर्मेशन आपकी सेव होती जा रही है तो एक समय के बाद वो भर जाएगी, या तो आपको उसमें से डिलीट करके उसको खाली करना पड़ेगा या फिर आपको दूसरी मेमोरी और बढ़ानी पड़ेगी दोस्तों। तो ये दोनों मेमोरी में डिफरेंस है। तीसरा कंपोनेंट जो आपके कंप्यूटर का आता है, क्योंकि देखिए जो हमारा कंप्यूटर है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो इनपुट के लिए जो होते हैं, जिनके द्वारा आप कंप्यूटर को अपने इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आइडियाज देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, कमांड्स देते हैं, जिसके थ्रू कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है और उसके बेस पे वो सीपीयू के द्वारा प्रोसेस होती है और सीपीयू फिर उसे वापस हमें आउटपुट के रूप में देता है। तो हमारे कंप्यूटर में बहुत सारी डिवाइसेस है, इनपुट का काम करती है। जैसे माउस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, माउस के टच के थ्रू आप जो है कई सारी चीजों को, कमांड्स को एग्जीक्यूट कराते हैं। कंप्यूटर को पता चलता है कि मुझे ये टास्क करना है, आप उसे माउस के थ्रू इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो एक इनपुट डिवाइस है। जैसे कीबोर्ड है, वो एक इनपुट डिवाइस है, इसमें आउटपुट नहीं आता, सिर्फ इनपुट दे सकते हो आप। लेकिन बहुत सारी कंप्यूटर में ऐसी डिवाइसेस हैं जो कॉमन होती हैं, जिनसे आप इनपुट भी दे सकते हैं और उनके थ्रू आपको आउटपुट भी मिलता है। जैसे कि आज की डेट में अगर आप देखेंगे, बहुत सारे ऐसे लैपटॉप है जो टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन का मतलब लैपटॉप की जो स्क्रीन होती है जिस पर आपको आउटपुट दिखता है, बेसिकली उस स्क्रीन को हम आउटपुट डिवाइस मानते हैं। लेकिन वो आजकल इनपुट डिवाइस का काम भी करने लगी है, क्योंकि हम उस पे स्क्रीन को टच करते हैं तो हम इनपुट भी दे सकते हैं और आउटपुट तो हमें डिस्प्ले वहां पर हो ही रहा है। इस तरीके से प्रिंटर है, प्रिंटर में जिसमें स्कैनर भी आ रहा है, तो स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस हो गया, जहां पर आप प्रिंट आउट दे रहे हैं तो वो आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस में बेसिक डिफरेंस होता है। इनपुट डिवाइस जिनके द्वारा आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, कमांड्स देते हैं कंप्यूटर को कि क्या करना है, ताकि वो सीपीयू तक पहुंचे, सीपीयू उन्हें प्रोसेस करे। और आउटपुट डिवाइसेस वो होती है जो सीपीयू के द्वारा जो प्रोसेसिंग की गई है, उसका जो आउटपुट बन रहा है, उस आउटपुट को वो आपको दिलाते हैं। जैसे कि अगर आप मेमोरी की बात करें, रोम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो रोम हमारी इनपुट और आउटपुट दोनों ही तरह की एक तरह की डिवाइस है, क्योंकि उससे कंप्यूटर इनपुट लेता भी है और उसमें कंप्यूटर आउटपुट देता भी है। इसी तरीके से मॉनिटर की बात करें, लैपटॉप के मॉनिटर की बात करें या स्क्रीन की बात करें, तो वो अगर टच स्क्रीन है तो टच स्क्रीन के द्वारा आप उसे इंस्ट्रक्शन दे भी सकते हैं और वो जो प्रोसेस हुई है उसको आपको डिस्प्ले भी कर रहा है। इस तरीके से हमने प्रिंटर की बात की। इसी तरीके से आप बात कर सकते हैं जैसे कि आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल को आप अपने कंप्यूटर में एज अ इनपुट डिवाइस भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे अगर आपके लेट से जो भी लैपटॉप या कंप्यूटर अगर आप यूज कर रहे हैं और उसमें वेबकैम नहीं है, तो आजकल बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि अभी मैं ओबीएस के द्वारा ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ओबीएस में ये फंक्शनैलिटी है कि मैं अपने मोबाइल को एक वेबकैम की तरह यूज कर सकता हूँ, तो मेरा मोबाइल यहाँ पर एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे मैं हेडफोन यूज कर रहा हूँ, ये मेरी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि मेरी जो वॉइस रिकॉर्ड हो रही है वो इस हेडफोन के द्वारा इस वीडियो में रिकॉर्ड हो रही है। तो इस तरीके से बहुत सारे डिवाइसेस है, जैसे वेबकैम है, इस समय ये इनपुट, अभी मैं वीडियो के लिए अपने मोबाइल को नहीं बल्कि अपने वेबकैम को अपने लैपटॉप के वेबकैम को यूज कर रहा हूँ, तो ये एक इनपुट डिवाइस है जो मेरी वीडियो को कंप्यूटर में दे रही है और इस एजुकेशन वीडियो में वो रिकॉर्ड हो रही है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि एक कंप्यूटर का जो पहला कंपोनेंट है, जो फिजिकल जो हार्डवेयर है, वो टेंजिबल होता है और उसके मुख्यतः तीन पार्ट है, सीपीयू, मेमोरी, और मेमोरी के दो पार्ट हैं, रैम एंड रोम। और उस तरह से कंप्यूटर में हमारे इनपुट आउटपुट और कॉमन डिवाइसेस होती हैं। कुछ डिवाइसेस केवल इनपुट लेने के लिए होती हैं, कुछ से केवल हमें आउटपुट मिलता है। लेकिन कुछ डिवाइस हमारे कंप्यूटर में आज के डेट में खासकर ऐसी हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों का ही काम करती है। दोस्तों अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट के ऊपर। तो दूसरी चीज जो हमारे कंप्यूटर में होती है वो होती है सॉफ्टवेयर। फिर मैं ह्यूमन पे आता हूँ। जैसे हमने ह्यूमन बॉडी को एक हार्डवेयर की तरह समझा कंप्यूटर के, इसी तरीके से ह्यूमन में अगर देखेंगे तो ह्यूमन में प्राण होते हैं।
अगर हमारे अंदर प्राण है तभी हमारी बॉडी फंक्शन करती है, नहीं तो अगर जैसे ही प्राण निकले या प्राण नहीं है तो हमारी बॉडी निष्क्रिय हो जाती है, किसी काम की नहीं होती। इसी प्रकार हमारे कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वो सिर्फ एक बॉडी है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है। उसको चलाने के लिए, उसको सजीव करने के लिए, उससे काम लेने के लिए, उसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए, उससे किसी भी फंक्शन को करवाने के लिए, टास्क को करवाने के लिए हमें कंप्यूटर में अगर हम बात करें तो उस चीज को, अगर उस प्राण को अगर आप बात करें तो वो सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर की एक और बेसिक डिफरेंस जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में दोस्तों है, वो है कि सॉफ्टवेयर आपके इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल का मतलब है कि आप इसे छू नहीं सकते, ये फिजिकल नहीं है। आप इसे महसूस तो कर सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे आप वर्ड यूज करें, जैसे मैं अभी प्रेजेंटेशन यूज कर रहा हूँ अपनी लर्निंग वीडियो में। आप प्रेजेंटेशन पीपीटी को देख पा रहे हैं, परंतु आप इसे छू नहीं सकते, आप इसे छींक और महसूस नहीं कर सकते। इसे आप महसूस तो कर सकते हो, देख सकते हो, लेकिन आप इसे छू नहीं सकते हो। तो सॉफ्टवेयर जो है वो एक टेंजिबल एस्पेक्ट है आपके कंप्यूटर के, इसीलिए थोड़ा सा टेडियस लगता है लोगों को। आइए थोड़ा सा बात करते हैं इसके ऊपर कि कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो दो तरह के मेन सॉफ्टवेयर होते हैं। जिस तरीके से मैंने बात की ह्यूमन बॉडी की, ह्यूमन बॉडी में प्राण होता है, और दूसरा उसके बाद उसमें बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं, जैसे कि बोलने के लिए हमारे पास लैंग्वेज है, जुबान है। उसी तरह से सूंघने के लिए हमारे पास नाक है, सुनने के लिए हमारे पास कान है, काम करने के लिए हाथ है, चलने के लिए पैर है। इसी प्रकार कंप्यूटर में जो मेन प्राण है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यानी कि जब तक कंप्यूटर के हार्डवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तब तक आपका हार्डवेयर कोई काम नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर आ गया तो उसके लिए, जैसे हमने ह्यूमन में बोलने के लिए जुबान है, देखने के लिए आंख है, सुनने के लिए कान है, इसी प्रकार कंप्यूटर में जब आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर डाल दिया यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया, उसके बाद आप उसमें अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करें, जो सेकंड कैटेगरी है आपकी सॉफ्टवेयर्स की, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की, आप उनको यूज कर कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स दोस्तों इतने सारे हैं कि आप उसे नहीं जान सकते, सभी को नहीं जान सकते, सभी को नहीं सीख सकते। तो आपने क्या देखना है कि आप अगर स्टूडेंट्स हैं तो आपको किस एप्लीकेशंस में काम करना होता है, आप अगर एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल है, किसी पर्टिकुलर फील्ड में है, तो आपको कौन से एप्लीकेशन उस फील्ड से रिलेटेड है, उन्हीं को सीखना होता है, उन्हीं के बारे में जानना होता है। तो जब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो पहली कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, जब भी दोस्तों आप कोई कंप्यूटर खरीद रहे होते हैं, तो जब तक कि आप उसे असेंबल न कर रहे हो खरीद के, आप सीधे कंपनी, किसी कंपनी से खरीद रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो आपको हार्डवेयर के साथ साथ उसके साथ कम से कम उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर डाल के देती है। या सिस्टम सॉफ्टवेयर को अगर दूसरी लैंग्वेज में गए तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप कहते हैं। इसके एग्जांपल दे दूं मैं आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका पहला, जैसे वेल नॉन ऑपरेटिंग सिस्टम आज के समय में हमारे पास विंडोज है। इसके अलावा आप अगर जो एप्पल यूज करते हैं तो एप्पल का अपना प्लेटफॉर्म है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे iOS के नाम से जाना जाता है। जब हम मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल्स में ज्यादातर दोस्तों आप देखेंगे कि एंड्रॉयड यूज होता है, वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसका। और उसके अलावा फिर आप जो है अपने मोबाइल में बहुत अलग अलग तरह के ऐप्स यूज करते हैं, लाइक लाइक आप पेटीएम यूज करते हैं, आप यूनो एयरटेल का ऐप यूज कर रहे हैं, आप माई जियो का ऐप यूज कर रहे हैं, या फिर आप नेट बैंकिंग के लिए कोई और ब्राउजर यूज कर रहे हैं। कितने अलग अलग चीजों के लिए आप अलग अलग ऐप यूज करते हैं। तो जब तक आपके मोबाइल में एंड्रॉयड नहीं होगा, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा, तब तक आप उसमें कोई ऐप भी नहीं चला सकते, आप गूगल पे यूज नहीं कर सकते, आप फोन पे यूज नहीं कर सकते, या आप पेटीएम यूज नहीं कर सकते। पहले आपको एंड्रॉयड उसमें होना चाहिए, एंड्रॉयड के ऊपर ये सारे सॉफ्टवेयर चलेंगे। इसी तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर, जब हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की, तो सबसे पहले आपके सिस्टम में हार्डवेयर होना चाहिए। हार्डवेयर को चलाने के लिए, उसको समझने के लिए उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। जैसे हमने बात की कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज के बारे में, जैसे हमने एप्पल के iOS के बारे में बात करी, एप्पल और या मैक पीसी में जो यूज होता है वो उसके लिए। दूसरी चीज है और अलग ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ और, अगर आप डीप में जाएंगे तो थोड़ा देखेंगे, डॉस होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो पहले यूज होता था लेकिन आज की डेट में भी वो है, और वो विंडोज में भी इनबिल्ड है, माइक्रोसॉफ्ट में। तो आप सीएमडी कमांड के थ्रू विंडोज डेस्कटॉप पे जा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा लाइनक्स जैसे कुछ और भी ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में आते हैं, जो कुछ अलग लेवल के चीजों के लिए यूज होते हैं, पर नॉर्मली विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है।
इसके अलावा जब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हर एक की अपनी नीड के अनुसार होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हजारों हैं, करोड़ों हैं, आपको सभी को सीखने की जरूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि आप किस फील्ड में हैं और उस फील्ड से रिलेटेड कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो आपको हो सकता है कि एमएस ऑफिस एप्लीकेशन की जरूरत पड़े, और एमएस ऑफिस एक तरह का पूरा पैकेज है जिसके बारे में हम आगे अपने लर्निंग सीरीज में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके कुछ एप्लीकेशंस को आपको यूज़ करने की जरूरत, जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड है, जिसमें आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। एक्सेल है जिसमें आप कोई भी छोटा लिस्ट, डेटाबेस और डेटा को एनालाइज करने के लिए, ग्राफ्स क्रिएट करने के लिए, प्योर टेबल्स बनाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल टूल्स है। और इसी तरह से जैसे मैं अपनी लर्निंग वीडियो के लिए थर्ड एप्लीकेशन इसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि एम एस ऑफिस पैकेज का प्रेजेंटेशन और पीपीटी हम यूज़ कर रहे हैं इस लर्निंग सीरीज में। तो दोस्तों ये हुई इस कंप्यूटर के दूसरे पार्ट की। तो हमने हार्डवेयर को समझ लिया, हार्डवेयर के मेन कंपोनेंट्स को समझ लिया। उसी तरीके से फिर हमने समझ लिया कि उस हार्डवेयर से काम लेने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, और उसमें किस किस जो मैंडेटरी सॉफ्टवेयर है उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसके बिना आपका हार्डवेयर काम नहीं करेगा, या आप उसे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। और इसकी सेकंड कैटेगरी में ट्रांसलेटर्स आते हैं, जो कई तरह के होते हैं, कंपाइलर, असेंबलर और ट्रांस इंटरप्रेटर्स। दोस्तों इनके बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगा, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल के लिए है। जो लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हैं वो इस चीज़ को समझते हैं, जो लैंग्वेजेस पे काम करते हैं और अपने प्रोग्राम को जब वो टेस्ट करते हैं, रन करते हैं, तो ये चीज़ें, ये प्रोग्राम्स काम आते हैं। ये बहुत ऑपरेटिंग सिस्टम के क्लोजिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बहुत उसके पास में होते हैं, समीपवर्ती सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में और सिस्टम सॉफ्टवेयर में ये डिफरेंस है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके हार्डवेयर को रन करने के लिए बनाया जाता है, जबकि आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। ये दोनों में डिफरेंस है, बस इतना समझिए आप। तीसरी चीज है, जब आपका कंप्यूटर रेडी हो गया, हार्डवेयर हो गया, उसमें आपने सॉफ्टवेयर डाल दिया, एप्लीकेशंस डाल दिए, अब आप उनको रन कर सकते हैं। दोस्तों जब तक आप स्टैंड अभी तक आपका सिस्टम एक स्टैंड अलोन सिस्टम है। ये आपका कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ नहीं है, या किसी और नेटवर्क से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसके लिए अगर आपने मान लिया कि आपने आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया, और वो डॉक्यूमेंट आपने अपने क्लाइंट को मेल करना है, तो मेल करने के लिए आपको मेल के लिए मेल का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा। लेकिन वो मेल का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका तभी काम करेगा कि जब आपका कंप्यूटर आप किसी नेटवर्क से जुड़ा हो। तो ये नेटवर्क आपको क्या फैसिलिटी प्रदान करता है? नेटवर्क का मतलब है एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर से जुड़ना, और उसके लिए जो मीडियम है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, वही आपका नेटवर्क है। इससे ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। और नेटवर्क कई तरह के होते हैं, जैसे कि जरूरी नहीं है कि हम इंटरनेट से ही कनेक्ट हैं। मान लिया कि मैं अगर मेरा एक ऑफिस है और मैं उस ऑफिस का अपना एक इंटरनेट बनाना चाहता हूँ, तो वो मैं बाकायदा केबलिंग कनेक्ट करके, उसकी केबलिंग्स आती है जैसे कि एथरनेट कनेक्ट हमने यहाँ लिखा हुआ है लैन में। तो पहला टाइप का ऑफ नेटवर्क हो सकता है जो हम डिजाइन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। मैं पर्टिकुलर ऑफिस की उस बिल्डिंग में या पर्टिकुलर उस लोकेशन में, जहां पर भी मैं मुझे अपने ऑफिस के सारे कंप्यूटर्स को ऐड करना है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, तो मैं वो इंटरनेट वहां पे जनरेट कर सकता हूँ। या आपने बहुत जगह देखा होगा कि आप किसी मॉल में जाते हैं, तो वो अपना वाईफाई वहां पे ओपन करके रखते हैं, और जैसे ही एंटर करते हैं वो पूछता है कि वाईफाई को आपको कनेक्ट करना है। अगर आपके सिस्टम का वाईफाई ऑन है तो आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं, पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होती, वो ओपन नेटवर्क कहलाता है दोस्तों। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि ओपन नेटवर्क में आपको कोई भी ऐसी, जैसे कि आपने नेट बैंकिंग या इस तरह के ट्रांजैक्शन आपको नहीं करने चाहिए, क्योंकि वहां पर काफी थ्रेट होता है, क्योंकि वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होते दोस्तों। दूसरी चीज बात करते हैं मैन। दूसरे तरह का नेटवर्क होता है मैन, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं जियो फाइबर की, जियो फाइबर की स्पेशली बात करें, तो जियो फाइबर आजकल क्या कर रहा है कि अपने उन्होंने जो जो फाइबर केबलिंग है, उस केबल के थ्रू अपने नेटवर्क को पूरे इंडिया में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो बढ़ा रहे हैं। और कई जगह पर जियो, जैसे कि अभी अगर मैं देखूं, तो मेरा जो कंप्यूटर है अभी वो जियो नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, जियो फाइबर नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। और मैं वो केबलिंग के थ्रू, केबल के थ्रू जो नेटवर्क है मेरे घर तक आ रहा है, और
देन मैंने अपने घर में अपना एक वाईफाई, इसको हम केबलिंग के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं और इसको हम फिर यहाँ पर वाईफाई के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क की बात कर सकते हैं। उसके अलावा थर्ड तरह का नेटवर्क जो आता है वो होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क को आप एक तरह से इंटरनेट भी कह सकते हैं। तो आप इंटरनेट इज अ काइंड ऑफ नेटवर्क। आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि इंटरनेट और नेटवर्क में क्या डिफरेंस है। नेटवर्क का क्या होता है कि आप नेटवर्क जो है एक केबलिंग को बनाकर भी एक लोकल एरिया को कनेक्ट करके भी आप एक इंटरनेट एक आप नेटवर्क बना सकते हैं। लेकिन एक इंटरनेट हम उसमें कहते हैं कि जो वो कि प्लेनेट पूरे प्लेनेट को जोड़ रहा है और सारे कंप्यूटर्स को, चाहे वो किसी भी लोकेलिटी पे हो, वर्ल्ड में कहीं पर भी हो, हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। उसको हम इंटरनेट कहते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ यहाँ पर नीचे कुछ डिवाइसेस दिए हुए हैं सीपीयू में, जैसे कि यहाँ पे प्रोसेसर दिया हुआ है, हार्ड डिस्क में हार्ड डिस्क की इमेज दी हुई है, ये जो ग्रीन कलर की आप देख रहे हैं ये एक रैम दी हुई है, और कुछ बहुत सारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस दी है। दोस्तों आपके लिए एक टास्क मैं दे रहा हूँ कि आप मेरे चैनल पर जाइए, जब इस वीडियो को आप देख रहे हैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसमें कमेंट करके बताएं कि आपको आपके कंप्यूटर में कौन कौन सी इनपुट, आउटपुट और कॉमन डिवाइसेस लगी हुई है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। और इसके अलावा आप बताएं कि आप कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम में है, और उसके अंदर आपके, अगर मैं मेमोरी की बात करूं तो आप माई कंप्यूटर में जाकर अपनी मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं, और मुझे ज़रूर कमेंट करें कि आपके सिस्टम में कितनी रैम लगी हुई है। ये जीबी में आती है रैम। और अगर आप रोम की बात करें तो जैसे कि हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव जैसे जिसको हम शॉर्ट में एचडीडी भी कहते हैं। और इसके अलावा जो है आज की डेट में अगर हम देखें तो दूसरी तरह की हार्ड डिस्क आने लगी है, उसको हार्ड डिस्क नहीं कह के एसएसडी कहते हैं, जिसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट डिवाइस। और ये इन दोनों में जो जब आप दोस्तों अगर आप कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें, तीन चीजों का ध्यान रखें जो मैंने अभी आपको हार्डवेयर में बताई थी। पहली चीज कि आपके सिस्टम में कौन सा प्रोसेसर है, जो कंप्यूटर आप ले रहे हैं उसमें कौन सा प्रोसेसर है उसे ध्यान रखें। अगर इंटेल है तो इंटेल की कौन सी जनरेशन का है। जनरेशन का कुछ नहीं होता है दोस्तों, वर्जन होते हैं, नए नए वर्जन आते रहते हैं। तो आप चेक करिए कि वो लेटेस्ट वर्जन है या नहीं है। दूसरी चीज, आप चेक करें कि अपने कंप्यूटर को जब आप कंप्यूटर ले रहे हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन में जो रैम है, यानी कि जो प्रोसेसर जो प्रोसेसिंग वाली जो मेमोरी है, जो टेम्परेरी मेमोरी है, वो कितनी है। कम से कम 4 जीबी होनी चाहिए दोस्तों आज के समय को देखते हुए। और वो आज आपको 36, आपको 16 और 32 जीबी तक भी मिलती है, और वो एक्सपेंडेबल भी होता है। एक्सपेंडेबल का मतलब होता है कि आपके सिस्टम में हो सकता है कि जो मैन्युफैक्चरर है आपको 16 जीबी या 8 जीबी दे रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि आप उसको 32 जीबी तक बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब है कि बाद में भी आप रैम के और एक्स्ट्रा चिप लेकर उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ें ज़रूर चेक करें। उसके अलावा आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, दोस्तों जब आप खरीदते हैं तो आपको देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप क्या कार्य करना चाहते हैं, किस तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, उसी के हिसाब से आप जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का सिलेक्शन करें दोस्तों। तो आइए दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि एक बेसिक या एक कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए ये जो तीनों कंपोनेंट हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क, इसको आप अच्छे से कर पाएंगे और आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को खत्म करने से पहले आज मैं थोड़ी सी बात करूंगा एमएस ऑफिस के ऊपर, क्योंकि इस हमारी लर्निंग सीरीज में, आने वाली सीरीज में हम एमएस ऑफिस को बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो मैं एमएस ऑफिस की अगर थोड़ी सी हिस्ट्री आपको दूं, हिस्ट्री नहीं दूंगा बल्कि आपको वर्जन के बारे में या इसके टाइप्स के बारे में बताऊंगा। तो एक वर्जन इसका आता है डेस्कटॉप वर्जन। जब आप विंडोज लेते हैं दोस्तों, जब अगर अगर आप अपना कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो ये जरूर देखें कि आपको क्या उसमें एमएस ऑफिस मिल रहा है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम तो कंपनी देती ही है, लेकिन उसके अलावा कुछ ये स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। एमएस ऑफिस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी ज़रूरत हर किसी को करीब करीब पड़ती ही है। तो दोस्तों ये ध्यान रखें
कि आपको एमएस ऑफिस अगर मिल रहा है तो वो कौन सा ऑफिस मिल रहा है। एक तो आता है डेस्कटॉप वर्जन। डेस्कटॉप वर्जन क्या होता है, आप जब अगर आप अपना कोई लैपटॉप खरीद रहे हैं या कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो कंपनी कहती है कि हम आपको जो है डेस्कटॉप वर्जन दे रहे हैं। और ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इन्होंने अक्टूबर 21 में ऑफिस स्टैंडर्ड एंड स्टूडेंट वर्जन 2021 नाम से निकाला हुआ है, जिसकी कॉस्ट अगर मैं कहूँ अराउंड 9 to 10,000 है करीबन दोस्तों। और इसमें अगर आप देखेंगे तो करीब आपको वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये तीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं जो एमएस ऑफिस का स्टैंडर्ड पैकेज है। इसके अलावा जो ज़्यादातर यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, वो उसको आपको अलग से इसमें खरीदना पड़ता है दोस्तों। इसके अलावा एमएस ऑफिस ने अभी जो ऑफिस 365 के नाम से जो सेकंड क्लाउड वर्जन निकाला हुआ है, आजकल वो उसे ब्रांडिंग कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 के नाम से। इसमें जो है आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के अलावा एमएस एक्सेस भी मिल जाता है दोस्तों। और एमएस ऑफिस के और पैकेजेस के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिस्ट आपको दी हुई है। तो आप जस्ट कंफ्यूज ना हो कि एमएस ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस ही होता है। ज़्यादातर लोग इन तीन चार चीज़ों को ही जानते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसके हैं, जैसे कि वन नोट है। वन नोट के द्वारा आप अपने नोट्स वगैरह को सिंक करके रख सकते हैं। इसके अलावा आउटलुक है दोस्तों। आउटलुक एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इस एम एस ऑफिस फैमिली का, जिसके द्वारा आप ईमेल और कैलेंडर्स मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा पब्लिशर भी एक सॉफ्टवेयर है। वन ड्राइव एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये दे रहे हैं जिसके थ्रू ये गूगल ड्राइव को कॉम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं। गूगल ड्राइव जिस तरह से आपने देखा होगा कि आपने जीमेल पे या इन सब में गूगल ड्राइव पे वो स्पेस देता है कि 2 GB फ्री स्पेस है, और लेकिन जब वो स्पेस फिल हो जाता है आपका, या तो आपको वो खाली करना होता है या फिर अलग और स्पेस अगर आपको लेना होता है तो वो आपको उसके लिए चार्ज करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट भी इस लाइन में गूगल वन ड्राइव को लेकर आया है। इसके अलावा दोस्तों और किसी को आप जानते हो ना जानते हो, लेकिन आप स्काइप से ज़रूर फेमिलियर होंगे। और स्काइप चूंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसके थ्रू आप वॉइस और वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशंस है ये, और इसके थ्रू आप जो है वॉइस कॉलिंग या वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं दोस्तों। कोविड के दौरान ये सारे एप्लीकेशंस कभी ना कभी हम किसी ने ज़रूर, एटलीस्ट सोशल मीडिया वाले जो स्काइप है वो जरूर किसी न किसी ने यूज जरूर किया होगा। इसके अलावा दोस्तों काफी कम लोग जानते हैं कि इनका एक और सॉफ्टवेयर इस फैमिली में है, वो है विजियो। विजियो सॉफ्टवेयर को हम डायग्रामिंग एंड वेक्टर ग्राफिक एप्लीकेशन है ये, और इसके थ्रू हम बहुत ही अच्छे प्रोसेस, अगर आप प्रोसेस एंड कंप्लायंस डिपार्टमेंट्स में हैं, या आप कोई ऐसे लेआउट्स बनाते हैं, या आप कोई प्लान बनाते हैं जिसको आप ग्राफिकल फॉर्म में दर्शाना चाहते हैं, तो विजियो एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप प्रोसेस के पूरे फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।